Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 29 अक्टूबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मूसी रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन। आपको पता होगा जो प्राइज है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये रिसेंटली भी चर्चा में था। तो कौन से फील्ड में ये प्राइज दिया जाता है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर, बी परफॉर्मिंग आर्ट्स, सी साइंस या फिर डी सोशल सर्विस। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन का जो ये पूरा वॉर है, स्पेशली इजराइल और गाज़ा के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसको लेकर डेली बेसिस पे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। और दोस्तों अभी कुछ सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पे जारी की गई हैं। उन इमेजेस में हमको देखने को मिलता है कि गाज़ा पट्टी में बहुत बुरा हाल कर दिया है आज के समय पर इजराइल ने। स्पेशली आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोगों से ये बोला था कि नॉर्थ वाले साइड को फटाफट छोड़ दो और नॉर्थ की साइड से हट कर सीधा साउथ में पहुँच जाओ, क्योंकि इजराइल यहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे अभी जब ये एरिया खाली हुआ ना, तो इस एरिया का जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। मतलब लगातार बहुत ही ज़्यादा बॉम्बार्डिंग बरसा दी गई है। इतनी ज़्यादा बम बरसाए गए हैं कि जितनी बिल्डिंग्स वगैरह थी, जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हुआ था, वो जगह पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी है। हमको सैटेलाइट इमेजेस के अंदर में ये सारा का सारा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और अभी इजराइल ने बोला है कि अभी एक और हार्ड ऑपरेशन स्टार्ट होना बाकी है। मतलब इतना ज़्यादा अभी डिज़ास्टर क्रिएट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट होने जा रही हैं, क्योंकि डिस्प्यूट अब संभल नहीं रहा है। इस वजह से इजराइल का पड़ोसी देश कौन सा है, वो है जॉर्डन। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल के पीछे है जॉर्डन। जॉर्डन पहुँच जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए। दोस्तों यहाँ पे बेसिक के ऊपर ध्यान रखना क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलग है, यहाँ पर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है टोटल 15 मेंबर्स हैं। 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इन 5 परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर है ना। वो वाला बॉडी अलग है। यहाँ पे बात आती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल हमारे 193 मेंबर्स, यानी पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर आप कह सकते हो इस असेंबली का हिस्सा है। तो जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पर यूएनजीए के अंदर में, इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में एक रेजोल्यूशन को लेकर आता है। और उस रेजोल्यूशन में क्या मांग की जाती है, आओ पहले हम वो डिस्कस करते हैं। जॉर्डन ने यहाँ पर इस रेजोल्यूशन में मेंशन किया कि जो ये वॉर चल रहा है इजराइल और गाज़ा के बीच में, इसको हमें अभी थमाने की कोशिश करनी चाहिए। इनके बीच में सीज फायर करवा देना चाहिए, यानी कि युद्ध विराम लगा देना चाहिए। युद्ध विराम लगा देंगे, शांति हो जाएगी। इस प्रकार का रेजोल्यूशन ये लेकर आए। इनका कहना यह है कि इस वॉर में जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी बहुत ज़्यादा जान जा रही है। गाज़ा पट्टी में लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा डिस्प्यूट इंक्रीज़ होगा। तो हमें सीज़ फायर के लिए ये काम करना चाहिए, इसके लिए रेजोल्यूशन लेकर आए। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन को लेकर वोटिंग होगी कि भाई कौन इसके फेवर में है, कौन इसके अगेंस्ट में है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 तरीके होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक पोर्शन वो होता है जहाँ पे वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि फेवर में होंगी। तो काफ़ी सारे देश ऐसे आए जिन्होंने यहाँ पर इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, उन्होंने यहाँ पर इसके फेवर में वोटिंग की।
और पता है जो फेवर में थे वो लगभग 120 नेशंस थे, 120 कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसके फेवर में वोट किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तुरंत यहाँ पे इस पूरे युद्ध को रोक देना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पर सीज फायर करवाओ, युद्ध विराम लगवाओ, ठीक है। और इन 120 नेशंस में मतलब कह सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया इसको। उसके बाद दोस्तों यहीं पर ना 14 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की, नहीं हम यहाँ पर कोई सीज फायर की बात नहीं करेंगे, हम इस सीज फायर को सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसा युद्ध चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो 14 कंट्रीज़ ऐसी थी। और यहीं पर 45 कंट्रीज़ यानी कि 45 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, ना ही यहाँ पे उन्होंने फेवर में वोट किया ना ही अगेंस्ट में, उन्होंने बोला ना ही यहाँ इससे हम सहमत ना इसके अगेंस्ट में, बात खत्म, हम वोट ही नहीं कर रहे, उन्होंने एब्सटेन कर दिया। कितने कंट्रीज से? 45 नेशंस ऐसे थे। और इन्हीं 45 देशों में से इंडिया भी एक देश है, इसी को लेकर ये चर्चा की जा रही है। तो भारत ने भी यहाँ पर इस रेजोल्यूशन को लेकर एब्सटेन कर दिया है, इंडिया भी न्यूट्रल है, और क्यों इतना न्यूट्रल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, समझ गए। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बताई जो हमारे इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन की गई हैं। अब क्या होता है, क्यों यहाँ पे 45 देश ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन कर दिया, या तो वहाँ में वोट करते हैं ना में वोट करते सीधा सीधा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन 45 कंट्रीज़ का कहना यह है कि जो जॉर्डन ये रेजोल्यूशन लेकर आया है ना, इस रेजोल्यूशन में कुछ कमियां हैं, अगर इसमें सुधार कर दो तो हम वोट कर देंगे। क्या सुधार करने के लिए बोला गया? उन्होंने ये बोला इस रेजोल्यूशन में हमास की तो बात ही नहीं हुई ना। हमास जिसको यहाँ पे दुनिया भर में मैक्सिमम कंट्रीज़ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं, भाई उनका भी तो बात होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी साइड से पहले ये अटैक स्टार्ट हुआ था। उन्होंने यहाँ पर 7 अक्टूबर को ये पूरा डिस्प्यूट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। उन्होंने कई सारे यहाँ पर जो इजराइल के लोग हैं उनको मारा, इजराइल में भी कई सारे लोगों की जान जा चुकी है, इजराइल के कई सारे लोगों को किडनैप करके रखा, ठीक है, उनको होस्टेज बनाया। तो इनके बारे में यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में, सॉरी इस पूरे रेजोल्यूशन के अंदर में। तो हमास की भी चर्चा होनी चाहिए थी, और जो ये टेरर अटैक्स हैं इन टेरर अटैक्स की आलोचना भी होनी चाहिए थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। क्योंकि इस रेजोल्यूशन में केवल और केवल फ़लस्तीन की बात की गई, वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए उनकी बात की गई, बट यहाँ पर इजराइल में भी 1400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अगेन महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही बिल्कुल हाल हमको देखने को मिला है। और बहुत से लोग जिनको यहाँ पर हमास ने कह सकते हो कि किडनैप कर गए या भी पकड़ कर ले गए अपने पास में, ठीक है। तो दोनों साइड से अगर इक्वली बात होती इसके अंदर में, तो इन 45 कंट्रीज़ का कहना है कि हम बिल्कुल इसके फेवर में वोट डालते। और बीच में दोस्तों इसमें अमेंडमेंट करने की बात भी की गई, यानी कि जॉर्डन जो ये रेजोल्यूशन लेकर आया था, इस रेजोल्यूशन में सोचा एक बदलाव कर दिया जाए और इस बदलाव में हमास की चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसको सपोर्ट ही नहीं किया, बहुत कम कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर हमास की चर्चा करने के लिए वोटिंग की। इस वजह से यहाँ पर ये 45 देश जिसमें इंडिया भी है, इंडिया यहाँ पे अलग हट गया। नहीं तो फिर इंडिया भी यहाँ पर वोटिंग करता फेवर में अगर हमास की चर्चा होती, तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा जो मैटर चल रहा है एग्जैक्टली वो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार कल आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, भाई इंडिया ट्रेंड कर रहा था, रीज़न क्या था? क्योंकि UNGA में हमने एब्सटेन कर दिया। क्या कारण था वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नाउ अब आते हैं हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर में, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता दूं UPSC ने एक सवाल ये पूछा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, यानी वो कितने समय तक रह सकते हैं। तो 2 ईयर का यानी 2 साल का यहाँ पर टेन्योर उनका रहता है। खैर अभी डिस्कस करेंगे पूरा यूनाइटेड नेशन के बारे में, आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पेसिफिकली अभी चर्चा में है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों एकलौती यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हमारी यूनाइटेड नेशन की। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में ही यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सारे देश है 193 मेंबर स्टेट्स, वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हिस्सा है। इनके पास में इक्वल वोट का होता है, ये अपनी वोटिंग वगैरह देते हैं।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 6 मेन कमेटियां भी हैं। उन कमेटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक मोटा मोटा आइडिया रखना है। कमेटी का नाम है, जैसे पहला है डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, सेकंड है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, थर्ड है सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, फोर्थ है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, और फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, और सिक्स्थ है द लीगल कमेटी। ये 6 कमेटियां हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम क्या है, मेन फंक्शंस क्या हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10। उन नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम भी हमारा यूएनजीए के पास में है। साथ ही साथ में जो सिक्योरिटी जनरल होता है, सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करने का काम भी यूएनजीए के पास में होता है। यूनाइटेड नेशन का बजट को अप्रूवल देने का काम भी इसी के पास में होता है, इस असेंबली के पास में। इतना ही नहीं, ये असेंबली बड़े बड़े मैटर्स को डिस्कस करती है, डिबेट्स होती हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं दुनिया भर में शांति बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इन सब चीज़ों को लेकर सारे के सारे जो डिस्कशंस हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो यूएनजीए से जो यूएनएससी है वो बिल्कुल अलग है। यूएनएससी को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 15 सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स, जिसमें से 5 जो यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूएस हैं, इनके पास में अलग से वीटो पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, आप रेडी हो उसको हैंडल करने के लिए। यहीं पर ना थोड़े बहुत और अपडेट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि अभी क्या हो रहा है दोस्तों। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक चेतावनी जारी कर दी है कि हम जल्द से जल्द एक ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल ये बर्बादी तो हो ही रही है इतनी ज़्यादा गाज़ा पट्टी में, उसके बाद भी यहाँ पर और ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं। रीज़न क्या है, कारण क्या है, इतनी बॉम्बार्डिंग क्यों? क्योंकि इजराइल का कहना यह है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में इन्होंने ये बताया कि हमास जो है वो किस तरीके से गाज़ा पट्टी में काम कर रहा है। पता है, गाज़ा पट्टी में इतनी बॉम्बार्डिंग करने के पीछे का रीज़न, यानी कि इस पूरे रीजन को फ्लैट बना रहे हैं, ये इतनी बिल्डिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि गाज़ा पट्टी में ऊपर से ज़्यादा नीचे टनल्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीन के नीचे बहुत सारी गुफाएं बना रखी हैं, टनल्स बना रखी हैं, उसी में यहाँ पर ये हमास के लोग रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, 2 बिल्डिंग्स हैं, इनके नीचे यहाँ पर सबके नीचे टनल्स वगैरह बना रखी हैं, है ना। तो बीच में से क्या होगा, ये रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं यहाँ से। अब बीच में से इन्होंने रॉकेट को लॉन्च कर दिया टनल में से, वो रॉकेट सीधा सीधा यहाँ पर जाकर अटैक करेगा इजराइल के ऊपर में। अब इजराइल वहाँ से अटैक करेगा तो ये लोग तो यहाँ पे टनल के अंदर छुपे पड़े हैं। जो रॉकेट इजराइल का आके गिरेगा वो इन बिल्डिंग्स के ऊपर गिरेगा, इसमें जो लोग होंगे वो यहाँ पर मासूम लोग मारे जाएंगे। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर इजराइल का कहना यह है कि अब जो टनल्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे इजराइल में खुद गाज़ा पट्टी में खुद घुसकर। अभी तो फिलहाल हम ऊपर से साफ कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे टनल को भी यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ताकि हमास का जो ये ऑपरेशन है इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, पूरी तरह से रोका जा सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप देख ही रहे होंगे गाज़ा पट्टी और इजराइल में, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा डिस्प्यूट चलता रहता है, इधर से रॉकेट उधर से रॉकेट। इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इजराइल। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा मैटर है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे 1971 का वॉर, जब बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश बनने में भारत ने कितनी ज़्यादा मदद की है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल हम क्यों कवर कर रहे हैं, रीज़न यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश आज के समय पर कह सकते हो कि इंडिया के जो भी सोल्जर्स थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया 1971 की वॉर में, क्योंकि 1971 की जो वॉर हुई थी उस वॉर के बाद ही तो बांग्लादेश नाम का एक देश बनकर आया था। तो बांग्लादेश को बनाया और उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। हमारे बहुत सारे जवान उस युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो उनकी याद को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बांग्लादेश एक मेमोरियल ऑनर बना रहा है इंडियन हीरोज़ के लिए, जो 1971 की वॉर में लड़े थे उनके लिए। ये आप देख पाओगे एक मेमोरियल बिल्डिंग है जो कि बांग्लादेश भारत के सोल्जर्स के लिए बना रहा है, वो सोल्जर्स जो कि 1971 के वॉर का हिस्सा थे। दोस्तों यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, कहाँ भी बनाई जा रही है, बांग्लादेश के आशुगंज के अंदर में, ये यहाँ पे बताया गया। बोला जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर में जो भारतीय सोल्जर थे, लगभग 1600 सोल्जर्स के जो नाम है वो भी यहाँ पर लिखे जाएंगे, उनके नाम के बारे में मेंशन किया जाएगा, जो सभी लोग उस वॉर में प्रेजेंट थे, जो सब शहीद हो गए बांग्लादेश को एक पर्टिकुलर कंट्री बनाने में, पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में। साथ ही साथ में दोस्तों बांग्लादेश में ये पहला कुछ ऐसा मेमोरियल होगा जो कि भारतीय सोल्जर्स को इस तरीके से सम्मानित करेगा।
उसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन दोनों ने मिलकर ऑलरेडी यहाँ पर इस बिल्डिंग की नींव रख दी थी। मार्च 2021 में सारा काम कंप्लीट हो रहा है और फिर जल्दी से यहाँ पर इसका उद्घाटन यानी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। यहाँ पे सोच रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की मार्च और अप्रैल तक यहाँ पर इसको इनाग्रेट किया जा सके, इसका उद्घाटन किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो ये तो हो गया यहाँ पे मोटा मोटा एक आर्टिकल जिसके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि भाई 1971 का जो मेमोरियल बिल्डिंग है वो कहाँ पर बन रही है? सिंपल सी बात है, बांग्लादेश में बन रही है। ये तो आपका वनडे एग्जामिनेशन के लिए डेटा तैयार हो गया। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और अब यूपीएससी की तैयारी करो तो आपको सारा का सारा जो कंटेंट है सब कुछ कवर हो जाता है। तो बाकी सारे एग्जाम भी उसके अंडर में यहाँ पर जितना डेटा डिटेल में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ना, उनके अंडर में आ जाती हैं। अब 1971 की वॉर में दोस्तों हुआ क्या था, कैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो था, आओ थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला पर्टिकुलर मैप को आप लोग देख लो एक बार। ये जो मैप दोस्तों आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मैप है दोस्तों। जैसे आप देख पाओगे सिक्किम वगैरह है, सिक्किम 1975 में इंडिया के साथ में मर्ज हुआ था। हैदराबाद यहाँ पे 1948 में मर्ज हुआ था। तो वो सारी डिटेलिंग्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है। देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ था ना, ठीक है, बंटवारे के समय पर क्या होता है, पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, एक तो वेस्ट पाकिस्तान बनता है और ईस्ट पाकिस्तान बनता है। यहाँ पर ये जो आज बांग्लादेश है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन क्या हुआ, दोनों इन दोनों के बीच में, इन दोनों ही रीजन्स के बीच में, एक तो पहली बात जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे आपस में डिस्प्यूट्स हुए। और उन डिस्प्यूट्स की वजह से बांग्लादेश ने चाहा कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे और इसको अलग देश बनाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। अब इधर यहाँ पे पाकिस्तान ने पूरी तरह से अटैक करने की कोशिश की ईस्ट पाकिस्तान पे। इंडिया ने यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की और हेल्प करके यहाँ पर इसको एक पर्टिकुलर कंट्री बना दिया जिसका नाम दिया बांग्लादेश। तो 1971 में जो युद्ध चला, उस युद्ध के दौरान यहाँ पर ये एक नया देश बन चुका था, बांग्लादेश। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता दूँ। ये तो मैंने आपको मैप दिखा दिया ताकि मैप से थोड़ा बहुत जानकारी आपको लग जाए अच्छे से, और अब जो बताऊँ वो अच्छे से समझ में आए। बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, इतिहास यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान, अगर आप देखोगे देश की आज़ादी के बाद में ही पाकिस्तान यहाँ पे बढ़ गया दो हिस्सों में। तब पाकिस्तान यहाँ पर एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये वाला वेस्ट पाकिस्तान है और ये वाला ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वो है जो कि यहाँ पर अभी के समय पर बांग्लादेश बन चुका है। दो रीजन से प्रॉब्लम ये थी भाई, दोनों के बीच में जोग्राफिकल कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, एक पर्टिकुलर हिस्सा इस देश का यहाँ, एक हिस्सा यहाँ, तो कैसे बीच में कनेक्टिविटी हो पाएगी? बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है और फिर बीच में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो पाकिस्तान है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ चला गया। और 1960 में 1960 के समय पर जो कुछ लीडर्स थे, जैसे यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर भी हैं, इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान अपनी कुछ नई नई पॉलिसीज़, कुछ नई नई नीतियाँ यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर थोप रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इन्होंने बोला इस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान हमारे पास में ये ऐसी नीतियाँ नहीं थोप सकता हमारे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री ने यहाँ पे ब्रूटल क्रैकडाउन किया, लोगों को मारा पीटा, बहुत बुरे हाल किए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मांग उठने लगी कि हम वेस्ट पाकिस्तान से अलग होंगे। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान का जी का भी एक बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे बांग्लादेश को क्रिएट करने में, तो इस वजह से उनको बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। अब भारत का क्या रोल था इसमें दोस्तों, तो 15 मई 1971 15 मई की तारीख में भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था जैकपॉट, ऑपरेशन जैकपॉट। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पे बांग्लादेश के फाइटर्स थे, मुक्ति बाहिनी फाइटर्स थे, इन सबको यहाँ पे ट्रेन किया, रिक्रूट किया, आर्म किया, सप्लाई किया, इनको कुछ काफ़ी सारे जो वेपन्स है वो सप्लाई किए, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा के इनको पूरी तरह से तैयार कर दिया कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ें, गुरिल्ला वॉरफेयर करें, सरप्राइज अटैक्स करें उनके ऊपर में। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पर उनको रेडी कर दिया। और फिर उसके बाद में आप कह सकते हो रेडी करते करते कुछ समय लग गया। फिर बात आई 3 दिसंबर 1971 की। तो 3 दिसंबर 1971 में इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे अब वॉर होगी पाकिस्तान के साइड में, और पाकिस्तान से ये वॉर होगी क्योंकि हमें यहाँ पर बंगाली मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं हमारे ईस्ट पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश बन चुका है, उनको सेव करना है। इसलिए भारत ने यहाँ पे वॉर करने का डिसाइड किया। वॉर हुआ और ये वॉर 13 दिनों तक चला। फिर उस पूरे वॉर के बाद में एक अग्रीमेंट यहाँ पे हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और साथ ही साथ में यहाँ पे बांग्लादेश की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई। इन सब के बीच में यहाँ पर एक अग्रीमेंट कर दिया गया, और उस एग्रीमेंट के अंत में यहाँ पे बांग्लादेश हमको मिलकर आया, मतलब बांग्लादेश जो है एक अलग से देश बन गया। यही हमारा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहलाता है।
इस वॉर का इंपॉर्टेंस दोस्तों यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल था, भारत की मिलिट्री का, इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे शहीद हुए इस पूरे वॉर के अंदर में, तो उनका रोल तो था ही। अब उसी के साथ में दोस्तों क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है आज के समय पर वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हैं। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि बांग्लादेश बनना है वो भी इंडिया की वजह से। तो इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ में देश की आज़ादी के साथ ही साथ यहाँ पर बन चुके हैं, यानी कि जब से यहाँ पर बांग्लादेश बना है। मैं आपको बताऊं 1971 में दिसंबर के समय पर जब बांग्लादेश नाम का एक देश बना तो इंडिया पहला देश था जो कि यहाँ पे बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकग्नाइज किया, इसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करे। ठीक है, इसके साथ में हमने संबंध को पूरी तरह से बनाया। और यूनाइटेड नेशन जो यूएन मेंबर्स हैं इन्होंने भी यहाँ पर जल्द से जल्द जो बांग्लादेश है इसको एक अलग से आइडेंटिटी दे दी। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंप्लीट देश का दर्जा मिल गया। और फिर ये जो देश है बांग्लादेश, ये भारत के साथ में एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप देखोगे तो लगभग 4096 किलोमीटर का यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉर्डर दोनों के बीच में देखने को मिलता है। हमारे कई सारे जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं तो नाम ध्यान रखना, उसमें आता है असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये कुछ स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आज के समय पर भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस, कुछ अभ्यास होते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों देशों के बीच की जो आर्मी है उन आर्मी के बीच में होता है एक्सरसाइज संप्रीति, और दोनों देशों की जो नेवी है उनके बीच में होता है एक्सरसाइज मिलन। तो कई बार एक्सरसाइज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे हैंड टू हैंड एक्सरसाइज के बारे में पूछ लिया गया था जो भारत चाइना के बीच में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। फिर इतना ही नहीं दोस्तों, हमने बांग्लादेश के साथ में अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को भी और ज़्यादा मजबूत किया। 2021-22 के अंदर में बांग्लादेश एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर आया पूरे साउथ एशिया में भारत का। हम लोगों ने यहाँ पर बांग्लादेश को बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया और कुछ सामान इंपोर्ट भी किया। हमारा जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश के लिए वो तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगा। 2020-21 और 2021-22 में देखोगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया। पहले हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश को 9.69 बिलियन यूएस डॉलर्स का, फिर ये बढ़कर 16.15 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुँच गया। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि संबंध तो बहुत अच्छे हैं, तो क्या कोई इन दोनों देशों के जो संबंध है उसमें कोई तनाव वगैरह नहीं है? दोस्तों है। हर एक कंट्री के बीच में जिनके बीच में संबंध अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर रिलेशंस खराब भी हैं। ऐसा ही यहाँ पर दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के साथ में भी है। कहोगे कहाँ पे रिलेशंस खराब है? जब बात आती है तीस्ता रिवर की। तीस्ता नदी का पानी किस तरीके से शेयर किया जाएगा, इसको लेकर लंबे समय से जो ये मामला है वो अटका पड़ा है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर सिविलियंस को शूट डाउन कर देना। ठीक है, ये जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो बांग्लादेशी पीपल हैं वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से भारत में माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब वो माइग्रेट करते हैं, हमारी फोर्सेस के नज़र में आ जाते हैं, तो उनको मार दिया जाता है, शूट डाउन कर दिया जाता है। तो इसके चक्कर में बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ होता है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस में एक डेंट का कारण बन जाता है। फिर इतना ही नहीं, थर्ड जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को ख़राब कर सकता है, वो यह है कि बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है और इंडिया को यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है। और स्पेशली यहाँ पे इन्होंने यानी चाइना वालों ने BRI के माध्यम से अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है वहाँ से आप कह सकते हो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी निकाला है। तो बांग्लादेश इसका हिस्सा है BRI का, जिसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को बांग्लादेश का पूरा एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चाइना बांग्लादेश में आके बैठेगा तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैटर है, रिलेशंस हैं, वो अच्छे से समझ में आ चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे हम सीखेंगे आर्टिफिशियल रेन के बारे में, यानी जो बारिश होती है नॉर्मली वो तो आपको पता है कैसे होती है, लेकिन एक आर्टिफिशियल तरीके से करवाई जाती है। जहाँ पर पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है ना, हीट वेव्स चलती हैं, वहाँ पे आप भारी भरकम मूसलाधार बारिश करवा सकते हो। कैसे? वो है क्लाउड सीडिंग का तरीका। वो क्लाउड सीडिंग मैं आपको अभी बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है ज्वाइन करने का। वैसे सवाल यह है उस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको दो बड़े एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए हैं अपने न्यूज़पेपर के, लेकिन आपको ही पता है क्या वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल में से कुछ मिल रहा है आपको जो एग्जाम में पूछता है? नहीं। उस आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने UNGA डिस्कस किया, UNSC डिस्कस किया, 1971 का वॉर डिस्कस किया, भारत बांग्लादेश के रिलेशन डिस्कस किए। 2 आर्टिकल में कितना कुछ कवरेज कर लिया हमने।
कि हर एक पेपर में अगर कोई ना कोई चीज़ें कवर होती हैं यहाँ से तो सब कुछ कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको पीडीएफ दिया जाता है ना, उस पीडीएफ में वही सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। कहोगे बैकग्राउंड डेटा हम नोट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन नोट्स बनाने में दोस्तों बहुत समय लगने वाला है, मुझे पता है। और ये आप ही लोग एस्पिरेंट्स की साइड से बहुत सारे सजेशंस आए थे, सर ऐसा कर सकते हो, उसके बाद ही जाकर यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। आप इससे नोट्स बनाने से बच जाओगे, लिखने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच जाओगे। ठीक है यार, करंट अफेयर के कब तक नोट्स बनाओगे, एंड वक्त तक नोट्स बनाओगे, ढेरा लगा दोगे यहाँ पर केवल और केवल पेपरों का। तो उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है कि आपको बैकग्राउंड डेटा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो जो पीडीएफ होता है दोस्तों, वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है। चाहो तो आप लोग यहाँ पे उसको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। और प्रिंट आउट निकलवा के इकट्ठे करने का शौक नहीं है तो फिर यहाँ पर आप सीधा ग्रुप में भी स्टोर करके पढ़ सकते हो। और ऐसा होता है कि कई बार लोगों के जो पीडीएफ्स वगैरह वो कलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यार कोई भी इशू आ सकता है। तब आपको यहाँ पर एक और सोल्यूशन ये मिल जाता है कि भाई इस ग्रुप में ना ये सारी चीज़ें सेव्ड रहती हैं। आप कई बार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर दो, डाउनलोड कर लो, डिलीट कर लो, कभी भी पढ़ लो जब मर्जी हो। तो स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, मानिए कि सारा का सारा जो कंटेंट है वो इस ग्रुप के अंदर में सिक्योर करके प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरी अच्छी बात, ये जो पीडीएफ होता है दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। आप किसी माध्यम के एस्पिरेंट हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने का जो अमाउंट है, जो फ़ी पेमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, हाँ जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप केवल और केवल 499 रुपये में उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। जो बेनिफिट्स वहाँ पे मिलेंगे उनको अवेल कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कुछ भी मैसेज कर देना। ठीक है, तो वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना, अपने आप को सेटिस्फाई करना कि हाँ यार मेरे काम का है ये। उसके बाद जाकर यहाँ पर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतनी सारी चॉइसेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई हैं केवल 499 के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप इतना अमाउंट खर्च कर देते होंगे इधर उधर, बट यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है आपके सेटिस्फेक्शन की बात भी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं डेली बेसिस पे, प्लीज़ आप उसको यार पहुंचा सकते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, स्पेशली 13.9। जल्दी यार उसको 14K भी आप करवा सकते हो। now आते हैं वापस से अपने आर्टिकल के ऊपर। तो बात की जा रही है क्लाउड सीडिंग वर्क के बारे में, आओ समझते हैं। तो IITM पुणे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे क्लाउड सीडिंग बारिश प्रोड्यूस करता है आर्टिफिशियल तरीके से। मान लो कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, पूरी तरह से बारिश नहीं हो रही है, आप वहाँ पे बारिश करवा सकते हो। कैसे, आओ मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ, बिल्कुल आराम से सिंपल शब्दों में, अपने बैकग्राउंड डेटा के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्लाउड सीडिंग क्या है बताओ। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपने क्लाउड सीडिंग सुना होगा, बताओ क्लाउड सीडिंग क्या है। तो क्लाउड सीडिंग, जिसको हम लोग वेदर मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, हम सीधा वेदर में चेंज कर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग दोस्तों एक प्रकार का वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। सीधा मौसम के अंदर बदलाव किया जाता है ताकि हम आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर सकें अपने, मतलब कह सकते हो एक तो नेचुरल रेन है जो हो रही है प्राकृतिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर यह हमें आर्टिफिशियल बारिश करवानी है। और ये तभी करवा सकते हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बादल प्रेजेंट हो। भाई पहले से कुछ बादल हैं आसमान में, तब यहाँ पे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करने में। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, इस प्रोसेस में दोस्तों या तो हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना या PDF में आपको मिलेगा ही। इस प्रोसेस में या तो हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं, या पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, या फिर ड्राई आइस जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसका यूज़ करेंगे। इन तीनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं बारिश करवाने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है क्लाउड सीडिंग में क्या यूज़ होता है, या तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या फिर ड्राई आइस। इसको हम क्या करेंगे, बादलों में जो ऊपर बादल प्रेजेंट हैं उन बादलों के अंदर में छिड़क देंगे, फैला देंगे, जिससे यहाँ पर ये बारिश होगी। तो दोस्तों ये जो 3 केमिकल्स के नाम बताए ना, इन केमिकल्स के बीज जो इनके सीड्स होते हैं उनको डिलीवर किया जाएगा कैसे, बादलों में ले जाएंगे प्लेन के माध्यम से, और ले जाने के बाद में उसको स्प्रे कर देंगे बादलों में। फॉर एग्जांपल ये फोटो दोस्तों आप लोग देखो, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक प्लेन, हमने यहाँ पर उस प्लेन में नीचे से सिल्वर आयोडाइड भर दिया, ऊपर बादल प्रेजेंट थे, प्लेन को ले गए और सिल्वर आयोडाइड बादल के ऊपर छिड़क दिया।
सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने टारगेट क्लाउड यानी जो बादल पे पहुंचना था वो बादल तक पहुंच जाएंगे। फिर सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, यहाँ पे आइस क्रिस्टल यानी कि बर्फ़ को बनाने का काम करेगा, इन बादलों में बर्फ़ बनाने का काम करेगा। अब वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और हैवी हो जाएगी या तो एयर में वो रुकी रहेगी या फिर वो जो बर्फ़ है वो आइस क्रिस्टल्स गिरने लगेंगे नीचे। तो गिरेंगे तो वो पिघल जाएंगे, और पिघलने के बाद में कह सकते हो एक आर्टिफिशियल फॉर्म की जो बारिश है वो यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी। बारिश ही तो करवानी है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो बारिश है वो करवाई जाती है। तो क्लाउड सीडिंग का एक बेसिक तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एग्जाम में कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सिल्वर आयोडाइड ये सारी चीज़ें ये मैंने आपको बताया। अब आता है आगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्लाउड सीडिंग है इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम। पहली बात, इसका सबसे पहला यूज़ है बारिश को क्रिएट करने के लिए। सिंपल सा तरीका है भाई, कहीं कहीं पर क्या होता है, जो खेती बाड़ी है ना उसको बहुत बड़ा झटका लग जाता है, नुकसान हो जाता है बारिश ना होने की वजह से। तो उस समय पर तो बारिश करवानी है, तो क्लाउड सीडिंग यहाँ पे क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो रेन है उसको ला सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा, इससे इकॉनमी बूस्ट होगी। भाई उस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी, इस चक्कर में एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, तो उस एरिया की इकॉनमी ठप पड़ गई थी। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे रेन को आर्टिफिशियल रेन के तौर पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं। अब उस एरिया में बंजर ज़मीन में एग्रीकल्चर हो सकेगा, खेती बाड़ी हो सकेगी, लोकल इकॉनमी ग्रो कर सकेगी। सिंपल है। उसके बाद में तीसरा, वेदर रेगुलेशन। क्लाउड सीडिंग यहाँ पर यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेदर कंडीशंस को अलग अलग जगह पर रेगुलेट कर सकते हैं। कहीं पर ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर इस तरीके की बारिश करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पता है, ये आपको लग रहा होगा यार बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। और आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए। हाँ, ये फ़ायदे हैं तो भाई ये नुकसान भी हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है भाई इसके 2 फ़ायदे बताओ, 2 नुकसान बताओ, क्या है। अब इसके लेकर क्या चिंताएं हैं मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, इसमें हम लोग हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हार्मफुल केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे, और वो केमिकल हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, भाई बहुत महंगा तरीका है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर ये कर पाना। बस अभी देखने में आसान है, हाँ कर लेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्लाउड सीडिंग एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लेन का हम यूज़ करते हैं, केमिकल्स को इसमें फिट करते हैं, केमिकल्स को फिर यहाँ पर हम लोग ऊपर ले जाकर रिलीज़ करते हैं बादलों के अंदर में। तो फाइनेंशियल प्रोसेस तो है भाई। तो दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम यह है। तीसरा प्रॉब्लम है पॉजेस वेदर प्रॉब्लम्स, यानी तीसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि क्लाउड सीडिंग की वजह से दोस्तों एनवायरनमेंट अच्छी तरीके से रेगुलेट नहीं हो सकता। कई बार यहाँ पे गलतियाँ भी हो सकती हैं। मान लो बहुत सूखा एरिया है, वो ना अच्छे से वेदर कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने क्लाउड सीडिंग ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल रेन हो गई कि वो एरिया पूरी तरह से भर जाएगा, वहाँ पे फ्लड आ जाएगा। हमने एग्रीकल्चर को अच्छी तरीके से करने के लिए बारिश करवानी थी, लेकिन क्या हो गया, वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो कभी कभी यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये हमारे एनवायरनमेंट को और ज़्यादा स्ट्रगल करवा सकता है। यह है यहाँ पर क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस। मैं आपको बता दूं, ये जो आर्टिकल है ये आपका आज के न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक के पेज पर प्रेजेंट है, क्योंकि आज संडे है और आपको पता है कि संडे में एडिटोरियल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। संडे में साइंस एंड टेक का पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज के साइंस एंड टेक के पेज पर सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल ये प्रेजेंट था। ठीक है दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सोलापुर सिटी में अभी इंडिया में यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस एरिया में कम बारिश हो रही थी उस एरिया में यहाँ पर कह सकते हो लगातार क्लाउड सीडिंग की वजह से जो बारिश है वो यहाँ पर करवाई गई हैं। तो एक सक्सेसफुल तरीका नज़र आया है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस को देखते हुए अगर हम चलेंगे, उनको निपटाते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा पड़ सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट आर्टिकल की। तो ये भी हमारे साइंस एंड टेक के पेज पर ही है। आपको पता होगा आज से लगभग 1 महीने पहले, यानी पिछले महीने 28 सितंबर को हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, और आज 29 सितंबर है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो ये न्यूज़ में सॉल्ट अक्सर न्यूज़ बार, आपको पता होगा नमक की चर्चा हम अक्सर कर रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है इस साल हम चौथी या 5वीं बार आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एक 2 महीने के गैप के बाद में। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आर्टिकल। यहाँ पे जो राइटर हैं डी बाला सुब्रमण्यम साहब, इनका कहना यह है कि आप कितना नमक हर रोज़ यूज़ कर सकते हो, या आपको कितना नमक हर रोज़ यूज़ करना चाहिए, ये बताओ। इसको लेकर एक आर्टिकल लिखा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में ना नमक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो डेली बेसिस पर इंडियन मैन है, जो पुरुष हैं, वो 8.9 ग्राम्स के आसपास नमक कंज्यूम कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो लगभग 7.1 ग्राम्स के आसपास इस सॉल्ट का कंजम्पशन कर रही हैं, जो कि एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तो ये जो डेथ है ना, इन डेथ का कारण, हाइपरटेंशन का कारण एक छोटी सी चीज़ है,
इसको हम कंट्रोल कर लें तो लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है कि आपका हर रोज़ का जो सॉल्ट होगा, आपकी डाइट में जो नमक होगा, वो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 ग्राम से ज़्यादा है तो उसको सही करने की आवश्यकता है। बट दुनिया में जो एवरेज यहाँ पर ग्राम चल रहा है वो है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम से भी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब जो रिकमेंडेशंस हैं हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उस रिकमेंडेशन से दुगना नमक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। आओ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, फिर कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है यहाँ पर कहना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार क्यों, मतलब नमक तो मतलब नॉर्मल है ना भाई, ज़माने से खा रहे हैं, आज नई बात थोड़ी ना है। तो यहाँ पर इसको क्यों लिमिट में लेना है, समझते हैं। पहली बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नमक थोड़ा ज़्यादा खाओगे, 10-12 ग्राम डेली बेसिस, कई सारे लोगों को नमक ना बहुत पसंद होता है, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, है ना। तो जो एक्सेस हो जाता है वो सॉल्ट इनटेक, तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। जैसे उस इंसान को हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस यानी कि उसके हृदय से संबंधित बीमारियाँ, स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम इनटेक को कम करना, एक लिमिट में लेना बहुत ज़रूरी है, और लिमिट क्रॉस करोगे तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कम कर दोगे, बिल्कुल लोगे नहीं, तो इससे भी प्रॉब्लम्स है। तो हर चीज़ अगर आप कम में करोगे या बहुत ज़्यादा में करोगे तो वहाँ पे वो नुकसानदायक है, एक मीडियम में लेकर चलना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हृदय से संबंधित बीमारियाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ सकती हैं अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्ट इनटेक को मैनेज नहीं करते हैं, और ये हाइपरटेंशन यहाँ पर बढ़ सकता है। और इंडिया में यही 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में हो रही हैं, जो साउथ वाले स्टेट्स हैं। तो इनके पीछे का मेन कारण क्या है, नमक। हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दे नहीं रहे हैं, और जब इतनी सारी मृत्यु हो जाती है तो सोचते हैं यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे है। 2020 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ। उनने ये दिखाया कि सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज़ की वजह से भी यहाँ पर इंडिया में 32% के आसपास डेथ हो रही है, जिसमें हाइपरटेंशन सबसे बड़ा रिस्क हमको नज़र आता है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने यहाँ पर यह मेंशन किया है कि इंडियन इकॉनमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो अकेले 2012 से लेकर 2030 तक $2 ट्रिलियन तक का नुकसान फेस करेगी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, इस बीमारी की वजह से। एक तो इंसानों की जान जाएगी, जो इंसान का कंट्रीब्यूशन हो सकता था कंट्री के अंदर में, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, उनका खर्चा अलग हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इतना लॉस हम यहाँ पर फेस कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमें सॉल्ट इनटेक को कम करना क्यों ज़रूरी है। अब सॉल्ट इनटेक को लेकर दोस्तों कुछ इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल ईट राइट इंडिया कैंपेन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद है भारत के फूड सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना और ये इंश्योर करना कि हर एक व्यक्ति के पास में एक सेफ, न्यूट्रिशियस और अच्छा खाना पहुँच सके। फिर उसके बाद में दूसरा इनिशिएटिव चलाया गया, आज से थोड़ा कम कैंपेन। अगेन FSSAI ने ही यहाँ पर इस कैंपेन को भी स्टार्ट किया था। इन सारे एफर्ट्स को लगाने के बावजूद भी भारतीय लोगों का जो सोडियम कंजम्पशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली इनटेक हमें थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप डर के मारे पूरा सॉल्ट ख़त्म कर दो, भाई सॉल्ट बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। अब सॉल्ट ज़रूरी क्यों है, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सॉल्ट जो है ना, एज अ सोडियम क्लोराइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपके बॉडी के अंदर में जो फ्लूइड्स होते हैं उनको रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सॉल्ट कंजम्पशन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो सकेगा अगर आप नॉर्मल वे में नमक खा रहे हो, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप नमक का कंजम्पशन करो तो एक मॉडरेशन लेवल में, एक मीडियम लेवल में किया जाए। 5 ग्राम से ज़्यादा क्रॉस ना करो, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप खा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। नमक का कंजम्पशन कर रहे हो तो जैसे ये राइटर ने रेकमेंड किया कि हम पिंक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है ना। उस पिंक सॉल्ट में मिनरल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उसका यूज़ किया जा सकता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। थोड़ा सा भी यूज़ करोगे उसके ज़्यादा फ़ायदे हमको नज़र आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी है। तो आज की न्यूज़पेपर में यार कुछ ज़्यादा खास आर्टिकल्स नहीं थे, क्योंकि आप फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज को भी देखोगे तो वहाँ पे बताया गया है वही कैदियों वाला, जैसे मैंने आपके साथ में एक आर्टिकल डिस्कस किया था परसों कि कैदियों का DNA एनालिसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही एक बेसिक चीज़ें थी, तो कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट था नहीं। बाकी एक आर्टिकल और है, ये आर्टिकल भी हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, बट सिनेरियो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टडी हुई है
उस स्टडी के अंदर बताया गया कि जो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी लेबर्स काम कर रही हैं, आज के समय पर ये जो वर्कफोर्स है वो कम होता चले जा रहा है। 75% कह रहा हूँ, 7.5% यानी 7.5% यहाँ पे जो वर्कफोर्स है एमजी नरेगा के अंदर में वो कम हो गया है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा यहाँ पर स्टडी के थ्रू बताया गया है। भाई पिछले साल लगभग 15.49 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जो एमजी नरेगा के तहत काम कर रहे थे, बट आज के समय पर 6 अक्टूबर 2023 तक बात करें तो ये कम होकर 14.33 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो लगातार लोग कम होते चले जा रहे हैं जो एमजी नरेगा के तहत काम कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि दोस्तों ये जो स्कीम है ये खुद कई सारे प्रॉब्लम से गुजर रही है। सबसे पहली चीज़, कहीं ना कहीं एमजी नरेगा स्कीम के अंदर में जो लैक ऑफ फंड है ना, ये वाला इशू सबसे ज़्यादा है। इस स्कीम के तहत पैसों की थोड़ी सी ज़्यादा कमी है, और पैसों की कमी होने की वजह से यहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है वो है डिले पेमेंट, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पे बहुत देरी से जाती है, जिसके चक्कर में कई सारे लोगों का भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तब भी नहीं मिल पाता है ना। तो क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं यार ये हमारे फ़ायदे का ही नहीं है, हम दूसरी जगह पर काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार के इश्यूज़ भी हमको देखने को मिल जाते हैं। कई बार फेस्टिवल जो त्यौहार आते हैं, त्यौहार पे लंबे लंबे समय तक उनकी जो मजदूरी है वो नहीं दी जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। मजदूरी मिलती है बट थोड़ा समय लग जाता है। तो स्टडीज़ ने यहाँ पे बताया कि लगातार कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर कम हो चुके हैं, और प्रॉब्लम यह है कि लोग तो कम हो गए लेकिन एमजी नरेगा के तहत जो काम है, जो वर्क है, वो ज़्यादा बढ़ चुका है सरकार के ऊपर में। तो आने वाले समय पर ये जो स्कीम है इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ इश्यूज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं। अब करना क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा एमजी नरेगा के बारे में बात कर लेना है। एमजी नरेगा क्या है, वैसे आप जानते हो, रट चुका होगा, कई बार आपको पढ़ा दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो खासकर अनस्किल्ड लेबर है, जिनके पास में कोई स्किल्स नहीं है, उनको 100 दिन का रोज़गार देने की बात की जाती है। और यहाँ पर कह सकते हो कोई भी पर्सन जो 18 साल से ज़्यादा का है यहाँ पर, वो यहाँ पर इस एमजी नरेगा के तहत एलिजिबल है काम करने के लिए। ये नंबर पहले तो 15.4 करोड़ के आसपास एक्टिव वर्कर्स से अभी कम हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला 14 करोड़ कुछ समथिंग यहाँ पर हो चुके हैं वर्कर्स, क्योंकि ये स्कीम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रही है। प्लस यहाँ पे जो मजदूरी वगैरह दी जाती है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत दी जाती है, ताकि यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस है वो मेंटेन कर सकें, मतलब कि जो मिनिमम वेज चलता है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा सके। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने 2011 में एक प्रश्न भी पूछ लिया था। प्रश्न ये था कि बताओ नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर एमजी नरेगा के तहत काम करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, यानी किसी भी घर के, बस खाली जो व्यक्ति है यार वो एडल्ट होना चाहिए, 18 प्लस यहाँ पे उसकी एज होनी चाहिए। अगर इतनी एज है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है इस एमजी नरेगा के तहत काम करने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आज हमारे 6 ही आर्टिकल्स थे, ज़्यादा कोई आर्टिकल थे नहीं, ठीक है। कल से और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि कल मॉर्निंग वाला वीडियो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यार मेरा थोड़ा सा गले का इशू था, अभी बीच में तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इस चक्कर में मैं मॉर्निंग वाला वीडियो रोक दिया था। बट कल से आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलेंगे। अपना चैनल वापस से जैसे पहले चल रहा था वैसा चलता रहेगा ना। फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साइंस की फील्ड के लिए दिया जाता है। आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब देना है। इस बार का जो साइंस का अवार्ड में, मतलब साइंस की फील्ड में जो ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया गया, ये किसको दिया गया है? ज़रा उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा भी था। सभी को उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।